हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 19 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एप्पल कंपनी पर $1.12 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में फ्रांस देश ने एप्पल कंपनी पर $1.12 बिलियन का जुर्माना लगाया है। अगर हम इस अमाउंट को आज के समय में इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 9100 करोड़ रुपए। 9100 करोड़ रुपए, $1.12 बिलियन एप्पल कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है फ्रांस देश के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि ये जुर्माना क्यों लगाया गया। एप्पल कंपनी जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती है और बेचती है। एप्पल फ़ोन के जो मोबाइल हैं दो जगह मिलते हैं। एप्पल के खुद के एप्पल स्टोर है वहाँ पर मिलते हैं, और दूसरी जो नॉर्मल दुकानें होती हैं वहाँ पर मिलते हैं। तो एप्पल कंपनी ने फ्रांस में क्या किया, इन्होंने खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो इनके खुद के एप्पल स्टोर थे वहाँ पर मोबाइल फ़ोन की सप्लाई को कंटिन्यू रखा, जबकि जो नॉर्मल दुकानें थे जो इनके एप्पल स्टोर नहीं थे वहाँ पर सप्लाई को कट कर दिया या फिर कम कर दिया। इससे क्या हुआ, एप्पल स्टोर के जो थे वो उन्होंने महंगे महंगे दामों पर मोबाइल फ़ोन को बेचा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया। इसीलिए फ्रांस देश का जो कंपटीशन कमीशन है, प्रतियोगिता प्राधिकरण है, इन पर $1.12 बिलियन का जुर्माना लगाया है। एप्पल कंपनी जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, एप्पल कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक, एप्पल कंपनी के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। अब हम जान लेते हैं फ्रांस देश के बारे में। फ्रांस देश जो कि यूरोपीय महाद्वीप का देश है, जिसके प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस देश की दो मुद्राएं हैं, यूरो और फ्रैंक। फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में 2024 के समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, जबकि 2020 के समर ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जाएंगे। अब आपको तीन संस्थाओं के नाम याद रखना है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों संस्थाओं एफएटीएफ, ओईसीडी और यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो हाल ही में इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2020 का खिताब जीत लिया है एटीके फुटबॉल क्लब ने। इंडियन सुपर लीग जो कि भारत की एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, फुटबॉल की लीग है। तो आपको याद रखना है, इंडियन सुपर लीग 2020 की जो प्रतियोगिता है इसको जीत लिया है एटीके फुटबॉल क्लब ने। अब आपको 5 प्रतियोगिताएं, 5 लीग के नाम याद रखना है। भारत में जो क्रिकेट की प्रतियोगिता है आईपीएल, जिसका नाम है आईपीएल नाम है। फुटबॉल की जो प्रतियोगिता है आईएसएल नाम है। जो बैडमिंटन की लीग है पीकेएल नाम है। कबड्डी की जो लीग है इसका नाम है पीकेएल, और रेसलिंग की जो लीग है इसका नाम है पीडब्ल्यूएल। अब आपको कुछ फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संतोष ट्रॉफी है किस खेल से जुड़ी हुई प्रतियोगिता है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की प्रतियोगिता है। इसके अलावा इस साल जो फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप है ये भारत के 5 शहरों में खेला जाएगा, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में ये दुनिया की 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसका टैगलाइन होगा किक ऑफ द ड्रीम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, मुख्यालय है दिल्ली में। भारत की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है इसके कोच हैं इगोर स्टिमिक, और कैप्टन है सुनील छेत्री। भारत की जो राष्ट्रीय स्तर की महिला फुटबॉल टीम है जिसकी कोच हैं मेमोल राकी, कैप्टन है आशा लता देवी। अब आपको कुछ भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संजू यादव, संगीता वाजपेयी, डालिमा चिब्बर, ग्रेस डागमेई, नगगोम बाला देवी, अदिति चौहान, अंजू तमांग, ये हैं भारत की महिला फुटबॉल खिलाड़ी। और हाल ही में एक महीना पहले एग्जाम हुआ था दिल्ली मेट्रो एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नगगोम बाला देवी किस खेल से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं? तो आपको याद रखना है नगगोम बाला देवी भारत की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया गया है? तो हाल ही में भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो राज्यसभा के सांसद हैं ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो जो राज्यसभा के सांसद होते हैं इनकी टोटल संख्या है 250। 250 में से 12 सदस्य जो हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट है, इसमें ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? संसद जो हमारा है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है। लोकसभा को लोगों का सदन और निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि राज्यसभा को राज्यों का परिषद और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर आते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिसे राज्यसभा का सभापति के नाम से जाना जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी संख्या को लेकर। तो भारत का जो लोकसभा है इसके सदस्यों की मैक्सिमम संख्या हो सकती है, अधिकतम संख्या हो सकती है 552, जो कि वर्तमान में है 545। 545 में से 530 जो सदस्य हैं भारत के विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं, जबकि 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। 2 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की मैक्सिमम संख्या हो सकती है 250, जो कि वर्तमान में है 245। 245 में से 233 विभिन्न राज्यों के द्वारा तथा केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, जबकि जो 12 सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान आरंभ किया है? तो हाल ही में ब्रेक द चेन जो अभियान है ये केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि ब्रेक द चेन अभियान क्या है। तो ब्रेक द चेन जो अभियान है एक हैंड वॉशिंग अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना। इस अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक जो स्थान है, पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार, वहां पर हाथ धोने के लिए हैंड वॉश तथा बोतलों के साथ पानी के नल लगाए जाएंगे। यही है ब्रेक द चेन इनिशिएटिव, जो कि केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कोरोना वायरस जो कि अब तक 170 देशों से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और इससे दुनिया भर में 8000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 3 मौतें भारत से हैं। भारत में अब तक की 153 लोग अफेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस का WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ऑफिशियल नेम दिया गया है कोविड-19। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है कोरोना वायरस से रिलेटेड। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए यूरोपीय संघ तथा यूनाइटेड किंगडम के लोगों को भारत देश में प्रवेश रोक दिया है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से जुड़ी फर्जी खबरों को रोकने के लिए शीर्ष दुनिया की जो टेक कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, रीडिट, ट्विटर और यूट्यूब, ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं फर्जी खबरों को रोकने के लिए एक साथ काम कर रही हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 7 देशों के साथ मिलकर $10 मिलियन का आपातकालीन निधि इमरजेंसी फंड बनाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए अगले 100 दिनों के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुएं घोषित किया है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस को राष्ट्रीय महामारी घोषित किया है। तो इतने क्वेश्चन आपको कोरोना वायरस से याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, विकलांगजनों के सशक्तिकरण के लिए नवाचार सुगम्य भारत अभियान इनोवेट फॉर एसेसिबल इंडिया किसने लॉन्च किया है? नवाचार सुगम्य भारत अभियान इनोवेट फॉर एसेसिबल इंडिया जो अभियान है, ये विकलांगजनों को सशक्तिकरण करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कंपनी और नैसकॉम फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नवाचार सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य होगा कि जो भारत के विकलांग व्यक्ति हैं उनको प्रौद्योगिकी और उपकरणों की मदद से सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर पहुंचाए जाएं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कंपनी के चेयरपर्सन हैं भास्कर प्रमाणिक। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके सीईओ हैं सत्या नाडेला। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना दो लोगों के द्वारा की गई थी, बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स जो कि वर्तमान में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब हम नासकॉम संस्था के बारे में जान लेते हैं। नासकॉम जो कि भारत में सॉफ्टवेयर कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है, एक ट्रेड फोरम संस्था है जिसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नासकॉम कंपनी की वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं देवजानी घोष जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नासकॉम जो संस्था है भारत की 2000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियों का एक फोरम है जिसकी स्थापना की गई थी देवांग मेहता और नंदन नीलेकनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए स्टार्च आधारित हेमोस्टेट सामग्री को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो खून के बहने को जब कोई कहीं कट लग जाता है तो वहां से जो खून बहता है उसको रोकने के लिए स्टार्च आधारित हेमोस्टेट नामक सामग्री का विकास किया गया है INST संस्था के द्वारा। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हेमोस्टेट नाम का एक पदार्थ विकसित किया गया है। स्टार्च आधारित जो हेमोस्टेट सामग्री है रक्त में प्राकृतिक थक्के कारकों को केंद्रित करती है जो रक्त बहने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। हेमोस्टेट सामग्री खून में थक्के बनाने वाले प्राकृतिक कारणों को गाढ़ा करते हुए अतिरिक्त द्रव्य को अवशोषित करता है और रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रक्त का बहना है, रक्त स्त्राव है जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो जो ब्लड क्लॉटिंग है इसको बोला जाता है कोगुलेशन। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रक्त का थक्का जमना है इसके में कौन सा विटामिन सहायक है या फिर कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो रक्त के थक्का जमने में विटामिन के जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में APTDC आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अश्वनी लोहानी को। अश्वनी लोहानी जो इससे पहले एयर इंडिया के चेयरमैन थे जो कि अब रिटायर हो गए हैं, इन्हीं को आंध्र प्रदेश के पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एयर इंडिया कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं राजीव बंसल और एस बैंक के हाल ही में नए MD और CEO बने हैं प्रशांत कुमार। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं अश्वनी लोहानी, एयर इंडिया कंपनी के अध्यक्ष और चेयरमैन हैं राजीव बंसल, एस बैंक के CEO और MD हैं प्रशांत कुमार। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो आंध्र प्रदेश की विधान परिषद थी इसको समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया है जिसमें अमरावती शहर को विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम शहर को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल शहर को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। अब आपको आंध्र प्रदेश की कुछ योजनाओं के नाम याद रखना है, जैसे
YSR आरोग्य श्री योजना, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR कानून नेस्तम योजना, YSR पेंशन कनुका योजना। ये सारी की सारी जो योजना है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली उड़ने वाली कार पैल वी लिबर्टी भारत के किस राज्य में बनाई जाएगी? तो भारत की पहली उड़ने वाली जो कार है जिसका नाम होगा पैल वी लिबर्टी, ये बनाई जाएगी गुजरात राज्य में। जो भारत की पहली उड़ने वाली कार है इसको डच कंपनी पैल वी पर्सनल एयर एंड लैंड व्हीकल कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि एक डच कंपनी है। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने डच कंपनी पैल वी के साथ एक समझौता किया है, करार किया है भारत में पहली उड़ने वाली कार बनाने के लिए। पैल वी जो कि फ्लाइंग कार में 2 इंजन होंगे, जो कि सड़क पर 160 किलोमीटर की गति से दौड़ेगी, जबकि हवा में 180 किलोमीटर की गति से उड़ सकेगी। ये जो कार होगी 3 मिनट में उड़ान भरकर उड़ सकती है, और एक बार अगर इसमें डीजल भर दिया जाए पूरा, तो 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। तो आपको याद रखना है, भारत की जो पहली उड़ने वाली कार बनाई जाएगी ये बनाई जाएगी गुजरात राज्य में। किस कंपनी के द्वारा? तो ये बनाई जाएगी पैल वी कंपनी के द्वारा, जो कि एक डच कंपनी है, नीदरलैंड की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है किस देश के पिता हैं, किस देश के फाउंडिंग मेंबर हैं? जो शेख मुजीबुर रहमान हैं इन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, ये बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि 17 मार्च 2020 को बांग्लादेश के जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान हैं इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। इनकी जयंती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था बांग्लादेश में, लेकिन उस कार्यक्रम को कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाया गया था। तो उस कार्यक्रम के रद्द होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए ये बात चर्चा में रही। तो आपको याद रखना है कि जो शेख मुजीबुर रहमान है ये बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी थे। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग, और इन्हीं की बेटी है जिनका नाम है शेख हसीना, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो उत्तर होगा महात्मा गांधी। इसी प्रकार से पाकिस्तान के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है जिन्ना को। बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, डॉटर हैं। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 को जीत लिया है बांग्लादेश की टीम ने। बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में हराया था भारत को। जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत बांग्लादेश के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इसका नाम है संप्रीति एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 है, बजाज ऑटो कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बजाज कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है राजीव बजाज को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बजाज कंपनी के एमडी और सीईओ राजीव बजाज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोपेक्स यात्री नौका सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में रोपेक्स यात्री नौका सेवा जो है ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। ये जो रोपेक्स यात्री सेवा है ये मुंबई और मांडवा को जोड़ेगी। महाराष्ट्र के बीच रोपेक्स जो है यात्री नौका सेवा यानी कि फेरी सर्विस शुरू की गई है, जो कि समुद्र के रास्ते तय करेगी। ये जो फेरी है जिसका नाम है रोपेक्स, ये ग्रीस की कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसमें 200 कारें तथा 1000 यात्री बैठ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है हृदय कुमार को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदय कुमार। जबकि भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है? तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सैलरी होती है 2,50,000 पर महीना। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। भारत में एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसके नीचे दो होते हैं निर्वाचन आयुक्त, जो कि वर्तमान में हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्र। यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। लेकिन जो भारत का चुनाव आयुक्त होता है, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का जो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आज मेरे बहुत ज़्यादा जुकाम है, तो इसलिए उसका भी कुछ इफेक्ट इसमें रहा, जिसकी वजह से वीडियो बड़ा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।